निर्णय लिया, क्योंकि वह और उनके शिष्य 9वीं स्टार पीक के शीर्ष पर घने जंगल के बीच से आगे बढ़ रहे थे। हवा में छी हिंसक थी, लेकिन साथ ही जमीन की तुलना में अधिक सघन थी। 9वीं चोटी पर लंबे समय तक रहना निश्चित रूप से साधना के लिए फायदेमंद था, लेकिन वास्तव में संभव नहीं था, क्योंकि हिंसक ची समय के साथ एक साधक के डेंटियन को नष्ट कर देगी। यही कारण था कि 9वीं स्टार पीक पर उगने वाली अद्वितीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए यहां आने वाले खोजकर्ताओं को फिर से ऊपर जाने से पहले समय समय पर आराम करने और ठीक होने के लिए नीचे जाना पड़ता था। गुरुजी, क्या हम यहां थोड़ी देर रुक सकते हैं? जैसे ही वीर घने जंगल से बाहर निकलने और तीसरी स्टार पीक की ओर जाने वाले रास्ते पर चलने वाले थे, एक छोटे हाथ ने उनकी पोशाक के कोने को पकड़ लिया और दिशा की कोमल आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर वीर ने देखा कि दिशा उन्हें मासूम नजरों से देख रही थी, जबकि वह अपने पीछे जंगल में हर जगह बिखरी हुई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों पर नजर डाल रही थी। संप्रदाय में वापस जाने से पहले हम यहां फिर से आ सकते हैं। हम पहले तीसरी चोटी पर जाएंगे। आखिरकार, अगर हम यहां बहुत देर तक रुके, तो आप तीसरी चोटी पर नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि हिंसक छी आपके लिए बहुत अधिक हो जाएगी। ये कहते हुए वीर ने दिशा के चेहरे पर निराशा का भाव देखा, क्योंकि उसने अनिच्छा से बात मान ली। इसी कारण के साथ वीर और देवांश 9वीं तारा चोटी से नीचे उतरने लगे, जबकि दिशा की आंखों में एक निराशा भरी दृष्टि थी और वह बार बार 9वीं तारा चोटी के शिखर की ओर मुड़कर देख रही थी। जब वे हरे भरे जंगल से गुजर रहे थे, उसने देखा कि रास्ते में आने वाले आम खोजकर्ता सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को चुन रहे थे, जबकि उसे कुछ नहीं मिला। वह केवल कुछ साधारण मृत्य श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ही जुटा पाई थी, जो उस रास्ते के करीब उगी थीं जिस पर वे चल रहे थे, जबकि पास से गुजरने वाले खोजकर्ताओं के पास 9वीं तारा चोटी की हर तरह की अनूठी और महंगी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। सचमुच यह कितना कष्टदायक अनुभव था। 9वीं तारा चोटी से नीचे और खंडित तारा चोटियों की गहराई में जाने वाला रास्ता। 9वीं तारा चोटी के शिखर पर स्थित हरे भरे जंगल की ओर जाने वाले रास्ते की तुलना में बहुत अधिक सुनसान था। इसका कारण यह था कि अन्य तारा चोटियों पर 9वीं तारा चोटी की तरह प्रचुर मात्रा में कोई विशेष या अनूठी जड़ी बूटियां नहीं उगती थीं। इसके अलावा अन्य तारा चोटियों की हिंसक ऊर्जा 9वीं तारा चोटी की तुलना में अधिक उग्र और अस्त व्यस्त थी। कुछ लोग जो 9वीं तारा चोटी को पार कर अन्य चोटियों की ओर बढ़े थे, वे ज्यादातर क्षेत्र देखने आए पर्यटक थे, लेकिन उनमें से अधिकतर वे लोग थे जो अंतिम विकल्प के रूप में यहां सफलता प्राप्त करने या अगले स्तर पर पहुंचने का प्रयास करने आए थे। आखिरकार, हालांकि खंडित तारा चोटियों के ऊपर की ऊर्जा जमीन की सामान्य ऊर्जा की तुलना में अधिक हिंसक और अस्त व्यस्त थी, लेकिन यह अधिक घनी और स्वर्ग के करीब भी थी, जिससे एक साधक के लिए अगले स्तर पर पहुंचने की अधिक संभावना बन जाती थी, भले ही वह हिंसक ऊर्जा इस प्रक्रिया में उन्हें थोड़ा नुकसान ही क्यों न पहुंचाए। वीर ने आसपास से गुजरने वाले लोगों पर एक नजर डाली और देखा कि अन्य तारा चोटियों की ओर जाने वाले अधिकांश लोग बुजुर्ग पीढ़ी के थे। भले ही आप खंडित तारा चोटियों की घनी ऊर्जा की मदद से अगले स्तर पर पहुंच सकें, फिर भी इस प्रक्रिया में आपका डेंटियन क्षतिग्रस्त हो जाता। इसी कारण से खंडित तारा चोटियों पर अगले स्तर तक पहुंचने के अवसर की तलाश में जाने वाले अधिकांश लोग वे बुजुर्ग थे जो अपने जीवन काल के अंत में थे और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। तीसरी तारा चोटी ने तो कई लोगों के लिए एक पवित्र विश्राम स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी, क्योंकि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे बुजुर्ग साधक या तो नासैंट सोल स्तर या कोर फॉर्मेशन स्तर तक पहुंचने के प्रयास में वहां जाते थे, ताकि अपना जीवन काल बढ़ा सकें या फिर प्रयास करते हुए अपने प्राण त्याग सकें। उन सभी साधकों में से जो अगले स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी किस्मत आजमाने तीसरी तरह चोटी पर गए थे, पिछले कुछ वर्षों में केवल कुछ ही लोग सफल हुए थे। उनमें से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक थे जो कोर फॉर्मेशन स्तर तक पहुंचने में सफल रहे, जबकि केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जो अपने से पहले के अन्य सभी लोगों से आगे निकल गया था।
वह व्यक्ति नासेंट सोल स्तर तक पहुंचने में सफल रहा था। बाद में वह व्यक्ति सेवन फेट्स सेक्ट में शामिल हो गया और अंततः 7 भाग्यशाली बुजुर्गों में से एक बन गया। सेवन फेट सेक्ट के 7 बुजुर्गों में सबसे कमजोर व्यक्ति के बारे में कहा जाता था कि वह नासेंट सोल स्तर के चौथे चरण तक पहुंच गया था। इसका मतलब था कि जिस व्यक्ति ने तीसरी तारा चोटी पर नासेंट सोल स्तर प्राप्त किया था, वह नासेंट सोल स्तर के केवल 3 शुरुआती चरणों से आगे बढ़ने में सफल रहा था और चौथे चरण तक पहुंच गया था। जब कुछ 100 साल पहले यह खबर चर्चा का विषय बनी थी, तो जाहिर तौर पर इससे पुराने लोगों का हुजूम, मृत्यु के कगार पर खड़े लोग, सफलता की तलाश में तीसरी तारा चोटी पर उमद्दा पद्धते थे। अंत में उस समय तीसरी तारा चोटी पर चढ़ने वाले अधिकांश वृद्ध लोग कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे वे थे जिन्होंने तीसरी तारा चोटी के शिखर पर पहुंचने के बाद हार मान ली थी और महसूस किया था कि वहां की ऊर्जा वास्तव में कितनी हिंसक और अराजक थी। वीर ने दूर क्षितिज में देखा और बादलों के ऊपर खड़ी तीसरी तारा चोटी को देखकर खुद से ही थोड़ा सा विचार करने लगा। इतने वर्षों में प्राण त्यागने वाले उन सभी वृद्ध लोगों के शव आखिर कहां चले गए? गुरुजी, क्या हम किसी अन्य तारा चोटी पर भी जाने वाले हैं? वीर के विचारों की श्रृंखला को तोड़ते हुए देवांश ने उसके थोड़ा करीब आकर पूछा। नहीं, हम आज किसी अन्य तारा चोटी पर नहीं जाएंगे और आप दोनों अभी भी केवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट क्षेत्र में हैं। इसीलिए खंडित तारा चोटियों पर बहुत लंबे समय तक रुकना आपके लिए हानिकारक होगा। यह कहते हुए वीर ने देखा कि उसके दोनों शिष्यों ने समझदारी में सिर हिलाया, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने ऊपर हिंसक ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया था। इस समय उनके डैनेटियन के भीतर दर्द का यह एहसास मामूली था, लेकिन समय के साथ यह और भी बढ़ता जाएगा जब तक कि उनके लिए यह असहनीय न हो जाए। वीर जानता था कि समय के साथ उनके साथ ऐसा होगा, लेकिन उसने उनके लिए पीड़ादायक होने से बहुत पहले ही खंडित तारा चोटियों को छोड़ने की योजना बनाई थी। आखिरकार वह अपने शिष्यों को प्रताड़ित करने के लिए खंडित तारा चोटियों पर नहीं आया था। इस तरह समय जल्दी बीत गया और जल्द ही वीर और उसके 2 शिष्य अंततः 9वीं तारा चोटी के तल पर पहुंच गए। इतनी दूर पहुंचने पर ही उन्हें वास्तव में खंडित तारा चोटियों में प्रवेश किया हुआ माना जा सकता था। कई लोग इसे एक आवश्यकता मानते थे कि पहले 9वीं तारा चोटी पर चढ़ें और शिखर पर हरे भरे जंगल के दूसरी ओर अपना रास्ता बनाएं और फिर खंडित तारा चोटी के भीतर 9वीं तारा चोटी के तल तक जाने वाले मार्ग से नीचे उतरें। इसका कारण यह था कि कोई भी अन्य 9 तारा चोटियों में से किसी पर तब तक नहीं चढ़ सकता था जब तक कि वह पहले 9वीं तारा चोटी को पार न कर ले और पहले से बने मार्ग का अनुसरण न करे। बेशक नाइसेंट सोल क्षेत्र का कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध को अनदेखा कर सकता था और सीधे खंडित तारा चोटियों में प्रवेश कर सकता था और जिस भी तारा चोटी पर चाहे चढ़ सकता था। 9वीं तारा चोटी के नीचे एक पत्थरीला पहाड़ी इलाका था जहां यहां वहां कुछ वनस्पतियां थीं। खंडित तारा चोटियों से होकर जाने वाला मार्ग कुछ देर तक आगे बढ़ता रहा और बाद में 8 दिशाओं में बंट गया, जिनमें से प्रत्येक शेष 8 तारा चोटियों में से एक की ओर जाता था। जैसे जैसे वे खंडित तारा चोटियों में गहराई तक जा रहे थे, प्राचीन मार्ग और भी अधिक जर्जर दिखने लगा था। उस पर नजर डालते हुए वीर ने दिशा और देवांश के साथ तीसरी तारा चोटी की ओर अपना रुख किया। क्या आप लोग भी तीसरी तारा चोटी पर जा रहे हैं? तीसरी तारा चोटी की ओर जाने वाली खड़ी पहाड़ी पगडंडी पर चलते हुए एक वृद्ध व्यक्ति किनारे से आया और उसने वीर और उसके 2 शिष्यों को देखते हुए जिज्ञासावश पूछा। हालांकि लोगों के लिए तीसरी चोटी पर आना सामान्य था, लेकिन आमतौर पर केवल वृद्ध पीढ़ी के लोग ही उस जगह को देखने आते थे, ताकि भविष्य में यदि उन्हें सफलता के अवसर की तलाश में वहां आने की आवश्यकता पड़े तो वे पहले से परिचित हों। वीर और उसके 2 शिष्यों जैसे युवा उस वृद्ध व्यक्ति के लिए काफी असामान्य दृश्य थे, क्योंकि वह सोच रहा था कि ये युवा तीसरी तारा चोटी तक इतनी दूर जाने का कष्ट क्यों करेंगे।
हम बस यहां के नजारे का आनंद लेने और सबसे ऊंची शैटर्ड स्टार पीक्स की सबसे सुलभ चोटी। वृद्ध व्यक्ति की ओर दयालुता से मुस्कुराते हुए वीर ने सच्चाई से उत्तर दिया, हूं, मैं समझ गया। वहां का दृश्य वास्तव में अद्भुत है। जब मैं पहली बार वहां गया था तो मुझे क्षणिक आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और मैंने एक बड़ी सफलता हासिल की थी। हाँ हाँ, मुझे आशा है कि मैं एक बार फिर उतना ही भाग्यशाली रहूंगा जैसा कि मैं उस समय था। चेहरे पर थोड़ा उदास भाव लाते हुए वृद्ध व्यक्ति ने थोड़ा अपना सिर हिलाया और फिर वीर के पीछे चल रहे दिशा और देवांश का निरीक्षण करने के लिए पीछे मुड़े। क्या ये दोनों भी थर्ड स्टार पीक पर जा रहे हैं? यह उन दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। नाइन्थ स्टार पीक की तुलना में वहां की छी ऊर्जा कहीं अधिक अशांत है। दिशा और देवांश का निरीक्षण करते समय वृद्ध व्यक्ति की आवाज थोड़ी चिंतित हो गई थी। यह ध्यात होना चाहिए कि थर्ड स्टार पीक के शिखर पर मौजूद हिंसक ची नाइन्थ स्टार पीक की तुलना में कहीं अधिक घातक थी। वृद्ध व्यक्ति ने सोचा कि शायद वीर और उनके दो शिष्यों को इस बारे में पता न हो, इसलिए उन्होंने सावधानी के तौर पर उन्हें दयालुता से याद दिलाया। हाँ हाँ, इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दोनों पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए यदि हम केवल एक त्वरित नजर डालने के लिए वहां ऊपर जाते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर चिंतित भाव देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए वीर ने उन्हें आश्वस्त किया और अपने दोनों शिष्यों को वृद्ध व्यक्ति को दिखाने के लिए अपने तेज का थोड़ा प्रदर्शन करने का इशारा किया। कितना असाधारण है! ये युवा समय के साथ निश्चित रूप से बड़ों से आगे निकल जाएंगे। उस समय मैं मुश्किल से ची कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरणों तक पहुंचा था। प्रशंसा से भरकर दिशा और देवांश दोनों की ओर देखते हुए वृद्ध व्यक्ति ने उनकी उम्र के समय की अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए थोड़ा अपना सिर हिलाया। वे वास्तव में प्रभावशाली हैं। भविष्य में वे और भी असाधारण बनेंगे। ऐसा महसूस करते हुए जैसे उसे स्वयं वृद्ध व्यक्ति से प्रशंसा मिल रही हो, वीर खुशी खुशी इसमें शामिल हो गया और अपने दोनों शिष्यों की प्रशंसा करने लगा। अपने गुरु द्वारा की गई प्रशंसा सुनकर दिशा और देवांश दोनों को शर्मिंदगी महसूस हुई और पास के कुछ अन्य वृद्ध साधकों के भी उन प्रतिभाशाली युवाओं की प्रशंसा में शामिल होने के साथ ही दिशा और देवांश जल्द ही थर्ड स्टार पीक की ओर जा रहे वृद्ध साधकों के एक समूह के आकर्षण का केंद्र बन गए। आह, काश मैं फिर से इतना युवा और जीवंत हो पाता। यह लड़का मुझे मेरे युवा दिनों की याद दिलाता है, जब मैं अभी भी ऊर्जा और संघर्ष की भावना से भरा हुआ था। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो, हुकुम सिंह? तुम उस समय बहुत आलसी थे। यही कारण है कि तुम आज भी कोर फॉर्मेशन रेल्म में ही अटके हुए हो। हाँ हाँ, मुझे याद है जब पुराने गुरु ने हुकुम सिंह को साधना करवाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह अंत में भाग गया और पास के खेत में जाकर छिप गया। ये सच है। मुझे अभी भी याद है कि तुम बाकी लोग भी कितने आलसी थे। युवाओं, याद रखना, कभी भी साधना में डील मत देना, अन्यथा तुम्हारा हश्र भी निराशाओं के समूह जैसा होगा। एकत्रित हुए वृद्ध लोगों के समूह की ओर इशारा करते हुए जिस वृद्ध व्यक्ति ने अब भी उनकी प्रशंसा की थी, उसने गंभीर स्वर में चेतावनी दी और फिर उन अन्य वृद्ध लोगों के साथ शामिल होने के लिए चला गया, जो दिशा और देवांश को दी गई चेतावनी के कारण उसे कोस रहे थे। वीर ने कुछ खास नहीं कहा, क्योंकि उसने वृद्ध लोगों के समूह को एक दूसरे के साथ बातचीत करते, समय समय पर कोसते और हंसते हुए देखा। वे पुराने समय की यादें ताजा कर रहे थे। हमें बहुत देर होने से पहले निकलना चाहिए। एक दूसरे से बात कर रहे वृद्ध साधकों पर एक आखिरी नजर डालते हुए वीर ने अपने शिष्यों को अपने पीछे आने का इशारा किया, क्योंकि उनका समूह थर्ड स्टार पीक की ओर बढ़ने लगा। तृतीय तारा शिखर की ओर जाने वाला मार्ग चौड़ा था और इसमें एक साथ कई लोगों के चलने के लिए पर्याप्त स्थान था। वीर ने अपने ठीक सामने उस स्थान की ओर देखा जहां मार्ग समाप्त होता था और तृतीय तारा शिखर की छोटी शुरू होती थी। मार्ग को ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसे अचानक बीच से काट दिया गया हो।
क्योंकि वह वहीं रुक गया था। वह तृतीय तारा शिखर की चोटी तक आगे नहीं बढ़ रहा था। अतीत में स्वर्ग से तारा गिरने और 9 तारा शिखरों में से 8 को नष्ट करने से पहले यह मार्ग संभवतः तृतीय तारा शिखर के शीर्ष तक फैला हुआ होता। अतीत में तृतीय तारा शिखर और अन्य तारा शिखरों की चोटी पर क्या स्थित था? जो कुछ भी था वह स्पष्ट रूप से मानव निर्मित था। शायद मुख्य तारा शिखर के शीर्ष पर कोई उत्तर मिल जाए जो आज भी सुरक्षित है। गुरुदेव, क्या हम अब चोटी पर पहुंच गए हैं? पीछे से एक थकी हुई आवाज आई। वीर ने मुद्द कर देखा कि उसके दोनों शिष्य इस हद तक थक चुके थे कि वे आगे चलने में असमर्थ थे। तृतीय शिखर वास्तव में अत्यंत ऊंचा था और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म की साधना के बावजूद उन्हें चढ़ाई करना कठिन लग रहा था। हाँ, हम पहुंच गए हैं। चारों ओर देखने से पहले हम चोटी पर थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। यह कहते हुए वीर ने शेष रास्ता अपने दोनों शिष्यों को ले जाने का निर्णय लिया। चोटी पर पहुंचते ही उसने अपना हाथ लहराया, जिससे जमीन से पत्थर की एक छोटी बेंच प्रकट हुई। अपने दोनों शिष्यों को वहां विश्राम के लिए बिठाने के बाद उसने स्वयं तृतीय तारा शिखर की चोटी का निरीक्षण करना शुरू किया। दिशा और देवांश को उस पत्थर की बेंच पर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए छोड़ा कर वीर वहां से आगे बढ़ गया और तृतीय तारा शिखर की चोटी पर घूमने लगा। तृतीय तारा शिखर की चोटी 9वें तारा शिखर से भी बड्डी थी, लेकिन 9वें शिखर के हरे भरे जंगलों की तुलना में तृतीय शिखर कहीं अधिक बंजर था। वहां केवल विशाल कमल के फूलों के आकार के कुछ मंच थे, जो एक दूसरे से कुछ 100 मीटर की दूरी पर फैले हुए थे। प्रत्येक कमल मंच पर कुछ वृद्ध साधक गहन ध्यान में देखे जा सकते थे। वे तृतीय तारा शिखर की चोटी पर उपस्थित हिंसक लेकिन सघन ची ऊर्जा की सहायता से और भी उच्च स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। वे कमल मंच वहां लंबे समय से नहीं थे, बल्कि उन्हें सेवन फेट्स सेक्ट के उस एल्डर ने हाल ही में बनाया था, जिन्होंने तृतीय तारा शिखर पर नैसेंट सोल रेल्म में प्रवेश किया था। कहा जाता है कि वे 100 साल से कुछ अधिक समय पहले तृतीय तारा शिखर पर आए थे, ताकि कमल के आकार के मंच बना सकें, जिनके भीतर एक ऐसी संरचना थी जो उन पर ध्यान करने वाले लोगों के लिए हिंसक ऊर्जा के प्रभाव को कम कर सके। हिंसक ऊर्जा के बीच वह संरचना कैसे काम करती थी, इसके बारे में वीर को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी वह सेवन फेट्स सेक्ट के उस एल्डर के इस दयालु व्यवहार की सराहना करता था, जो उन सभी वृद्ध साधकों की मदद के लिए था, जो अतीत में उनकी तरह ही सफलता का अवसर तलाशने यहां आते थे। साधकों के बीच किसी ऐसे दयालु व्यक्ति को ढूंढना दुर्लभ था, जो दूसरों की मदद के लिए इस हद तक जाए, विशेष रूप से तब जब इसमें कई 100 महंगी संरचनाओं का निर्माण शामिल हो। वीर ने इसके बारे में कुछ पढ़ा था और उसे याद आया कि सेवन फेट्स सेक्ट के एल्डर को इन कमल मंचों के निर्माण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ी डापा किया था। और अंदर छिपी संरचनाएं सबसे पहले थर्ड स्टार पीक फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के क्षेत्र के भीतर थी, और दूसरी बात, सेवन फेट्स सेक्ट जनता के बीच अपनी छवि में मामूली सुधार के अलावा किसी और चीज के लिए इतने सारे संसाधन बर्बाद करने के लिए उत्सुक नहीं था। अंत में वह एल्डर थर्ड स्टार पीक की चोटी पर वर्तमान में मौजूद कई 100 कमल मंचों का निर्माण करने में सफल रहे। उस समय यह अफवाह थी कि उन्होंने थर्ड स्टार पीक के ऊपर इससे कहीं अधिक निर्माण करने की योजना बनाई थी, और ऐसा लगता था कि आज भी वह एल्डर थर्ड स्टार पीक पर और अधिक निर्माण करने के अवसर के लिए संघर्ष कर रहे थे। सच में कितने दिलचस्प व्यक्ति हैं। किसी दूसरे संप्रदाय के क्षेत्र में संसाधन निवेश करने के लिए लड़ने वाले एल्डर के बारे में सोचकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए वीर शिखर के किनारे के पास एक खाली कमल मंच की ओर बढ़े। मंच के ऊपर अपना हाथ रखते हुए वीर ने उसकी जांच करने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि को मंच के भीतर भेजा। वह वास्तव में सोच रहे थे कि सेवन फेट्स सेक्ट के उस एल्डर ने किस तरह के संसाधनों का उपयोग किया था, जिसके कारण सेवन फेट्स सेक्ट ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी। आखिरकार भले ही उन्होंने यहां वहां कुछ संसाधन बर्बाद किए हों, फिर भी वह तीसरी अवस्था से ऊपर के एक नैसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ थे।
यह तो कमल मंच के नीचे छिपी संरचना को देखकर वीर अत्यधिक स्तब्ध रह गए और अजीब तरह से मुस्कुराने लगे। सौभाग्य से उस समय वह एल्डर फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के बजाय सेवन फेट्स सेक्ट में शामिल हो गए थे। यदि नहीं तो उन्हें पशु प्रशिक्षकों से भी बदतर किसी चीज का सामना करना पड़ सकता था। जिस चीज ने वीर को इतना झकझोर दिया था वह कमल मंच के अंदर छिपी संरचना के केंद्र में स्थित एक छोटा क्रिस्टल था। क्लाउड क्रिस्टल, यह संरचना के भीतर स्थित उस छोटे क्रिस्टल का नाम था। यह अत्यंत दुर्लभ था और डोमेन लॉर्ड रेल्म से नीचे के लोगों के लिए इसे प्राप्त करना बहुत कठिन था। वीर जानते थे कि सेवन फेट सेक्ट के एल्डर ने क्लाउड क्रिस्टल का उपयोग करने का निर्णय क्यों लिया था, क्योंकि इसका थर्ड स्टार पीक की हिंसक छी पर शुद्धिकरण प्रभाव पड़ी डीडंता था, जिससे लोगों के लिए इसे अवशोषित करना और साधना करना आसान हो जाता था। लेकिन इतनी दुर्लभ चीज को बर्बाद क्यों करना? कोई आश्चर्य नहीं कि सेवन फेट सेक्ट ने अपने इस नए एल्डर को थर्ड स्टार पीक पर और अधिक कमल मंच बनाने से रोकने की पूरी कोशिश की थी। यह ध्यात होना चाहिए कि क्लाउड क्रिस्टल प्राप्त करने का एकमात्र तरीका उन्हें क्रिस्टल क्लाउड के रूप में जाने जाने वाले एक दुर्लभ प्रकार के बादलों से सीधे प्राप्त करना था। एकमात्र समस्या यह थी कि वह एक बादल था और बादल हवा में बहुत ऊपर तैरते थे, और क्रिस्टल क्लाउड जिस ऊंचाई पर तैरते थे वहां डोमेन लॉर्ड रेल्म से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए पहुंचना असंभव था, यहां तक कि एक उड़ने वाले दानव पशु के साथ भी। डोमेन लॉर्ड रेल्म से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए क्लाउड क्रिस्टल प्राप्त करने का एकमात्र तरीका किसी के साथ बहुत ऊंचे दाम पर व्यापार करना था, या इतना भाग्यशाली होना था कि उसे गिरते हुए क्रिस्टल क्लाउड का सामना करना पड़े जो अपने जीवन चक्र के अंत तक पहुंच गया हो, जिससे वह नीचे जमीन पर गिर गया हो। दुख की बात है कि कई लोगों के लिए ऐसी चीज अत्यंत दुर्लभ थी, क्योंकि कहा जाता था कि सबसे खराब गुणवत्ता वाले क्रिस्टल क्लाउड भी 10,000 से अधिक वर्षों तक हवा में खुशी से तैरते रह सकते थे। उच्च गुणवत्ता वाले बादलों की तो बात ही छोड़िए, लेकिन यहां से क्लाउड क्रिस्टल को किसी ने निकाला क्यों नहीं? ये सोचते हुए वीर ने अपनी दिव्य दृष्टि से संरचना के भीतर पहुंचने और क्लाउड क्रिस्टल को बाहर निकालने की कोशिश की। बजिद संरचना से एक छोटी बिजली की चिंगारी निकली और वीर ने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि पीछे खींच ली, और एक कुछ कदम पीछे हटकर उन्होंने शांत होने से पहले कुछ सेकंड के लिए सावधानी से कमल पुष्प मंच की ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी ने यहां से क्लाउड क्रिस्टल नहीं लिए। अगर कोई फॉर्मेशन में बदलाव करने या क्लाउड क्रिस्टल निकालने की कोशिश करता है तो यह चीज सचमुच खुद को नष्ट करने के लिए तैयार है। फीकी मुस्कान के साथ वीर ने कमल पुष्प मंच के साथ और छेड़छाड़ न करने का फैसला किया और वह थर्ड स्टार पीक के शिखर पर वापस टहलने लगे। शिखर का बाकी हिस्सा नीरस था और हर जगह कुछ कमल पुष्प मंच बिखरे हुए थे, लेकिन बाकी सब वैसा ही बंजर दिख रहा था। अधिकांश कमल पुष्प मंच खाली थे, जबकि कुछ पर लोगों का समूह चुपचाप साधना कर रहा था या कोई अकेला व्यक्ति शांति से बैठा था। अपने शिष्यों के बैठने की जगह की ओर मुड़कर देखते हुए वीर ने देखा कि उन्हें फिर से उठने से पहले कुछ और मिनटों के आराम की आवश्यकता थी। आहा! यह स्थान साधना के लिए बहुत अच्छा है। काश यहां की ची इतनी अशांत न होती। खुद में ही यह भरते हुए वीर ने हवा में मौजूद कुछ ची को अवशोषित किया और उसे अपने डेंटियन में प्रवेश करने दिया। इससे पहले कि वह अनियंत्रित होती, उनके डेंटियन के केंद्र में स्थित नेसेंट सोल ने सक्रिय होकर उस अशांत छी को बलपूर्वक शुद्ध कर दिया। साधना की सामान्य प्रक्रिया की तुलना में, जिसमें केवल आकाश और पृथ्वी के बीच की छी को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है, यहां डेंटियन में सुरक्षित रूप से अवशोषित करने से पहले हिंसक छी को शुद्ध करना आवश्यक था। इस प्रक्रिया को नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन यह स्थायी नुकसान पहुंचाती, क्योंकि समय के साथ डेंटियन के अंदर की ची अधिक हिंसक होने लगती और साधक के शरीर और मेरिडियन को नुकसान पहुंचाती। थर्ड स्टार पीक के शिखर से अपना ध्यान हटाकर वीर ने इसके बजाय बाकी के शैटर्ड स्टार पीक्स की ओर देखा। थर्ड स्टार पीक के शिखर से
वीर थर्ड स्टार पीक के नीचे की अन्य स्टार पीक्स को देख सकते थे। उनमें से प्रत्येक ऊपर आकाश में बहुत दूर तक फैली हुई थी और कुछ मील की ऊंचाई पर पहुंचते ही घुमड़ते बादलों ने उन्हें घेर लिया था। नीचे जमीन से वीर स्टार पीक्स के शिखरों को ढकने वाले बादलों के पार नहीं देख सकते थे, लेकिन थर्ड स्टार पीक के ऊपर से वीर स्पष्ट रूप से फोर्थ स्टार पीक से लेकर नाइन्थ स्टार पीक तक के शिखरों को देख सकते थे। थर्ड स्टार पीक से अन्य स्टार पीक्स को देखते हुए वीर को कुछ अजीब लगा जब उन्होंने दूर से अन्य स्टार पीक्स के शिखरों का निरीक्षण किया। यदि कोई तारा गिरा था और मेन स्टार पीक पर उतरने से पहले उसने स्टार पीक्स को तोड़ दिया था, तो सभी स्टार पीक्स के शिखर पूरी तरह से सपाट क्यों थे? करीब से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने प्रत्येक स्टार पीक को सफाई से काट दिया हो, जो नीचे की ओर जाते हुए सबसे निचली स्टार पीक यानी नाइन्थ स्टार पीक तक पहुंच गया हो। और यदि वह ऊपर आकाश से गिरता तो वह मेन स्टार पीक के ऊपर क्यों उतरता? क्या उसे मेन स्टार पीक तक पहुंचने से पहले नाइन्थ स्टार पीक के नीचे से कहीं से उड़कर नहीं आना चाहिए था? वीर ने इस बारे में जितना सोचा, उन्हें यह उतना ही अजीब लगा। शायद मेन स्टार पीक के ऊपर गिरते तारे की कहानी में कुछ और भी था। इस विचार पर अपना सिर झटकते हुए वीर ने फिलहाल इस मामले के बारे में न सोचने का फैसला किया। आखिरकार शैटर्ड स्टार पीक्स के मेन स्टार पीक पर चढ़ने से पहले उन्हें डोमेन लॉर्ड क्षेत्र तक पहुंचना होगा। फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की दिशा में देखते हुए वीर को फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के अधीन कुछ कस्बों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। हर जगह फैले हुए थे और उनके साथ खेती की कई बड़ी जमीनें जुड़ी हुई थीं। यह अपेक्षित था क्योंकि फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट हालांकि शैटर्ड स्टार पीक्स के करीब स्थित था, फिर भी यह इतना दूर था कि वह इसे थर्ड स्टार पीक की चोटी से नहीं देख सकता था। शायद अगर वह मेन स्टार पीक पर पहुंच जाता और उसके पास एक डोमेन लॉर्ड का साधना स्तर होता, तो वह फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट को देख पाता। आखिर वीर ने इस दुनिया में आने के बाद जो चीजें सीखी थीं, उनमें से एक यह तथ्य था कि दुनिया को एक ग्रह के बजाय एक समतल माना जाता था, जिस पर वह अपने पुनर्जन्म से पहले रहता था। वीर ने सोचा कि क्या इस साधना की दुनिया में ग्रहों के समान कुछ है? शायद वहां अन्य समतलों जैसी दुनिया भी मौजूद थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वर्तमान में वह यहां था। जैसे जैसे वीर अपनी दुनिया से परे की दुनिया के बारे में सोचते हुए अपने विचारों में खो गया, वह धीरे धीरे आत्मज्ञान की स्थिति में चला गया, जबकि उसके शरीर के चारों ओर की हिंसक क्यूई एक अज्ञात शक्ति के खिलाफ पागलों की तरह लड़ रही थी। इससे पहले कि उसे जबरदस्ती परिष्कृत किया जाता और अंततः वीर के शरीर में समाहित कर लिया जाता। गुरुजी! दिशा और देवांश दोनों ने अपने गुरु की वर्तमान स्थिति देखी और जल्दी से दौड़कर वहां पहुंचे, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। थर्ड स्टार पीक की चोटी पर मौजूद अन्य लोग, जिन्होंने अगले क्षेत्र तक पहुंचने के प्रयास में साधना के अंतिम दौर में प्रवेश नहीं किया था, वे भी मुड़ गए और सभी वीर की दिशा में हैरानी से देखने लगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि आपके गुरु आत्मज्ञान प्राप्त करने में सफल रहे हैं। दिशा और देवांश के पास चलते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति जिसे वे पहले मिले थे, पास आया और वीर की ओर प्रशंसा से देखते हुए दयालु स्वर में उन्हें समझाया। फिलहाल बेहतर होगा कि आप उन्हें परेशान न करें। यह कहकर बुजुर्ग व्यक्ति वीर से थोड़ी दूरी बनाने लगा और उसने एक कमल के फूल जैसा मंच ढूंढा और अपने दोस्तों के साथ साधना शुरू कर दी। बाकी लोग जिन्होंने ध्यान दिया था, वे भी अपने पहले के कामों में लौट आए और नई आशा के साथ साधना करने लगे। देखो, कोई थर्ड स्टार पीक पर आत्मज्ञान प्राप्त करने में सफल रहा। हम भी ऐसा करने में सक्षम होंगे और इससे भी उच्च स्तर तक पहुंचेंगे। थर्ड स्टार पीक पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया, क्योंकि बुजुर्ग साधकों ने आशा की एक लहर महसूस की और वे सभी अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने लगे। अनजाने में वीर के आत्मज्ञान ने थर्ड स्टार पीक के ऊपर की हिंसक क्यूई को क्षण भर के लिए शांत कर दिया था। इसने बुजुर्ग साधकों को अधिक आसानी से साधना करने की अनुमति दी, जिसके बदले में
उनमें से कुछ अगले क्षेत्र में पहुंचने और अपनी उम्र बढ़ाने में सफल रहे। दिशा और देवांश ने भी क्यूई को शांत और कोमल होते महसूस किया और वे दोनों अपने गुरु से कुछ मीटर की दूरी पर साधना करने के लिए बैठ गए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई उनके आत्मज्ञान में बाधा न डाले। इस तरह थर्ड स्टार पीक की चोटी पर मौजूद हर कोई चुपचाप एक साथ बैठ गया और प्रगति की उम्मीद में अपने सामने आए इस अचानक अवसर का लाभ उठाकर साधना करने लगा। जैसे ही बाकी लोग अपनी साधना में लीन हो गए, वीर ने खुद को दुनिया की गहरी समझ हासिल करते हुए महसूस किया और उसे लगा जैसे वह एक बिल्कुल नई दुनिया में डूब रहा हो। डाओ को समझना कुछ ऐसा था जिसकी केवल उम्मीद ही की जा सकती थी। उस क्षण में जब उसके विचार, वातावरण और उसके आसपास की अन्य सभी चीजें आपस में मिल गईं, तो वह पहली बार डाओ की एक झलक स्पर्श करने में सक्षम हुआ। लेकिन सबसे पहले ऐसा होने के लिए इसकी पूर्व शर्त यह थी कि व्यक्ति को संसार के साथ एक होने की स्थिति तक पहुंचना। जब किसी का मन पूरी तरह से संसार के साथ एक होने में सफल हो जाता है, तभी वह डाओ को स्पर्श करने और उसे समझने में सक्षम होता है। तृतीय तारा शिखर पर रात ढल गई और वीर के दो शिष्यों के साथ कई वृद्ध साधक गहरी साधना में थे, क्योंकि पहले की हिंसक की अब पूरी तरह से शांत हो गई थी। किसी को नुकसान पहुंचाने के बजाय वह उनके अभ्यास में उनकी सहायता कर रही थी। जल्द ही पूर्व से प्रकाश की पहली किरणें आईं और तृतीय तारा शिखर पर मौजूद लोग धीरे धीरे जागे और पाया कि केवल एक दिन और रात के अभ्यास से ही वे काफी उन्नति करने में सफल। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं, ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर सकें। रहे हैं जैसे जैसे तृतीय तारा शिखर के बाकी साधक अपनी साधना से धीरे धीरे जागे, तलवार की किरणें जमीन पर बैठे वीर को घेरने लगीं। सबसे पहले काली रोशनी की कुछ किरणें दिखाई दीं, जो धीरे धीरे उसके चारों ओर एक के बाद एक तलवार बनाने लगी। एक के बाद एक तलवार ने वीर को घेर लिया, जबकि दर्शक अचंभित होकर देख रहे थे कि पूरा तृतीय तारा शिखर धीरे धीरे काली रोशनी से बनी तलवारों से भर गया है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि इसके तुरंत बाद शुद्ध सफेद रोशनी के बिंदु भी इकट्ठा होने लगे, जिससे शुद्ध सफेद तलवारें भी बनने लगीं। दो रंगों की तलवारें, एक सफेद और एक काली तृतीय तारा शिखर के चारों ओर तैर रही थीं, जिनसे एक भयानक तलवार की निकली और फिर जल्दी ही गायब हो गई, जिससे वहां उपस्थित लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे कभी वहां थी ही नहीं। वर्तमान में वीर को ऐसा लगा जैसे उसके सामने की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि उसने महसूस किया कि अचानक हुए आत्मज्ञान से आए परिवर्तनों ने उसे नवजात आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने से पहले ही अपने क्षेत्र को समझना शुरू करने की अनुमति दे दी थी। फिर भी यह एक अर्धचरण क्षेत्र अधिपति का अधूरा क्षेत्र था, न कि एक पूर्ण क्षेत्र। इस बारे में सोचते हुए उसकी वर्तमान शक्ति नवजात आत्मा क्षेत्र से आगे निकल जानी चाहिए थी और केवल अर्धचरण क्षेत्र अधिपति क्षेत्र के लोग ही उसे चुनौती देने में सक्षम होने चाहिए थे। इसके अलावा उसका अभ्यास भी नवजात आत्मा क्षेत्र के छठे चरण से बढ़कर नवजात आत्मा क्षेत्र के 7वें चरण तक पहुंच गया था। अपनी आंखें खोलकर और अपने दोनों शिष्यों को अभी भी गहरी साधना में देखकर वीर ने उन्हें परेशान न करने का फैसला किया और वह मुड़ा और तृतीय तारा शिखर पर मौजूद अन्य लोगों की ओर देखा। फिलहाल अभ्यास करने वाले अधिकांश लोग अभी तक नहीं जागे थे, क्योंकि वे अभी भी अगले क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जो कुछ लोग अब तक जागने में सफल रहे थे, वे सभी वीर को विस्मय के साथ देख रहे थे। काली और सफेद तलवारों से पहले निकलने वाली तलवार की ताकत से वे निश्चित थे कि उनके सामने वाला व्यक्ति नवजात आत्मा क्षेत्र का कोई व्यक्ति था। यह कहना होगा कि वहां मौजूद कई वृद्ध साधक नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने का सपना देखते थे, क्योंकि नींव स्थापना या कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में मिलने वाली छोटी वृद्धि की तुलना में जीवन काल में वृद्धि बहुत अधिक थी। लेकिन अगर वे चाहते भी तो नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचना अधिकांश के लिए बहुत कठिन था
और उनके अंतिम समय तक यह केवल एक सपना ही बना रहता था। धमाका! जैसे ही सभी का ध्यान वीर पर केंद्रित था, एक जोरदार विस्फोट हुआ और तृतीय तारा शिखर के शीर्ष पर मौजूद सारी की गतिशील हो गई और एक निश्चित वृद्ध व्यक्ति की दिशा में उड़ गई, जो कमल के फूल के आसन पर पद्मासन की मुद्रा में अपनी आंखें बंद करके बैठा था। यह वही वृद्ध व्यक्ति था जिसे वीर और उसके दो शिष्यों ने पहले थर्ड स्टार पीक पर जाते समय देखा था और बाद में उसके शिष्यों के साथ बात की थी जब वीर ज्ञानोदय के द्वार से गुजर रहा था। इस समय वृद्ध व्यक्ति के डेंटियन के भीतर उसका कोर धीरे धीरे दरारें दिखा रहा था, क्योंकि बाहरी दुनिया से ची की एक अंतहीन धारा कोर में बह रही थी, जिससे यह और भी अस्थिर हो रहा था। वृद्ध व्यक्ति ने अपना सारा ध्यान अपने कोर पर केंद्रित किया जब वह टूटने लगा, जिससे भीतर सभी प्रकार के विभिन्न रंगों में चमकती एक छोटी आत्मा प्रकट हुई। यह उस वृद्ध व्यक्ति की नेसेंट सोल थी। यह अभी अभी पैदा हुई थी और अत्यंत कमजोर थी। जिस क्षण नेसेंट सोल का जन्म हुआ, वृद्ध व्यक्ति के डेंटियन के भीतर एक अगाध आभा से भरा एक रजत बादल दिखाई दिया। रजत बादल धीरे धीरे उड़कर नेसेंट सोल के साथ मिल गया, क्योंकि यह और मजबूत हो गया और इतना अस्थिर होने लगा कि यह किसी भी क्षण टूटने के करीब था। इसे वह क्लेश माना जा सकता है जिससे एक नेसेंट सोल रेलम अभ्यासी पहली बार नेसेंट सोल रेलम तक पहुंचने पर गुजरता है। इस क्लेश को रजत बादल क्लेश के रूप में जाना जाता था। यदि नेसेंट सोल रेलम अभ्यासी ने सहन किया और अपनी नवजात नेसेंट सोल को रजत बादल के साथ सफलतापूर्वक मिला दिया, तो उसे नेसेंट सोल रेलम तक पहुंच गया माना जा सकता था। दूसरी ओर, यदि नेसेंट सोल रेलम अभ्यासी सुदृढ़ीकरण को सहन नहीं कर पाता, तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाती और वह मर जाता। वृद्ध व्यक्ति को बहुत पसीना आने लगा, क्योंकि उसने अपना सारा ध्यान अपनी नवजात नेसेंट सोल को रजत बादल के साथ मिलाने पर केंद्रित किया। इस तरह कुछ घंटे बीत गए, जब वृद्ध व्यक्ति ने रजत बादल और नवजात नेसेंट सोल को एक साथ मिलाने की पूरी कोशिश की। हा, मैं सफल हुआ! वृद्ध व्यक्ति के खुशी भरे उद्गार के बाद एक नेसेंट सोल रेलम अभ्यासी की आभा धीरे धीरे उसे केंद्र में रखते हुए चारों ओर फैल गई। एक नेसेंट सोल रेलम विशेषज्ञ की आभा पहले दिखाई देने वाली तलवार की ची की तुलना में बहुत कमजोर थी, लेकिन फिर भी इसने उपस्थित सभी अभ्यासियों को चौंका दिया। वीर अपने ज्ञानोदय से पहले ही नेसेंट सोल रेलम में था, इसलिए उसका उस व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होना स्वाभाविक था जिसने अभी अभी नेसेंट सोल रेलम हासिल किया था। जिस बात ने उन्हें चौंका दिया वह यह थी कि कोई वास्तव में नेसेंट सोल रेलम में सफलतापूर्वक प्रवेश करने में सफल रहा। ऐसा पहले केवल एक बार हुआ था और वह व्यक्ति अब तक नेसेंट सोल रेलम के मध्य चरणों में पहुंच चुका था। थर्ड स्टार पीक पर एक और नेसेंट सोल रेलम विशेषज्ञ के प्रकट होने से निश्चित रूप से थर्ड स्टार पीक के ऊपर अपनी किस्मत आजमाने के लिए नए लोगों का तांता लग जाएगा, जैसा कि अतीत में हुआ था जब सेवन फेट्स सेक्ट के वर्तमान एल्डर नेसेंट सोल रेलम तक पहुंचे थे। वीर ने वृद्ध व्यक्ति के भीतर छोटे रजत बादल को नवजात नेसेंट सोल के साथ मिलते हुए देखा, जिससे उसके शरीर में एक नई और मजबूत जीवन शक्ति फैल गई, जिससे वह अपने वृद्ध स्वरूप के बावजूद एक बार फिर ऊर्जा से भरपूर दिखने लगा। रजत बादल क्लेश तुलनात्मक रूप से एक सामान्य क्लेश था, क्योंकि नेसेंट सोल रेलम में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग या तो रजत बादल क्लेश या थोड़े कमतर कांस्य बादल क्लेश का अनुभव करते थे। बादल क्लेशों को कांस्य, रजत और अंत में स्वर्ण बादल क्लेश में विभाजित किया गया था। स्वर्ण बादल क्लेश सबसे कठिन था, लेकिन इसके सबसे अधिक लाभ थे, जबकि कांस्य बादल नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंचने के बाद सुधार की बहुत कम संभावना के साथ परीक्षा सबसे कठिन थी। नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंचने पर व्यक्ति जिस परीक्षा का अनुभव करता है, उसकी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती थी कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। अधिकांश लोगों ने रजत मेघ परीक्षा का अनुभव किया, जबकि कांस्य मेघ परीक्षा से गुजरने वाले ज्यादातर वे लोग थे जो औषधियों या अन्य बाहरी तरीकों की मदद से नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचे थे। जब अतीत में वीर मेघ परीक्षा से गुजरे थे, तो उनकी परीक्षा निश्चित रूप से स्वर्ण मेघ परीक्षा थी।
फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में केवल संप्रदाय प्रमुख ही उनके समान स्वर्ण मेघ परीक्षा से गुजरे थे, और फिर भी स्वर्ण मेघ परीक्षा को मजबूत और कमजोर श्रेणियों में और भी विभाजित किया जा सकता था। वृद्ध व्यक्ति को धीरे धीरे शांत होते और अपनी आंखों में आश्चर्य और प्रसन्नता के साथ अपने चारों ओर देखते हुए वीर ने उन्हें परेशान न करने का फैसला किया, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंचने के बाद अपनी नई शक्ति के अनुभव का आनंद ले रहे थे। बाहरी दुनिया से पूरी तरह बेखबर अपने दोनों शिष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जो अभी भी अपनी साधना में लीन थे, वीर ने देखा कि वे दोनों अवसर को भुनाने और सुधार करने में सफल रहे थे। अगले लघु क्षेत्र में पहुंचने से पहले उन्हें बस एक छोटे से प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, लेकिन यहां ऐसा करना एक अच्छा विचार नहीं होगा। आखिरकार, जब भी आप अपने डैनेटियन के भीतर एक और स्तंभ का निर्माण करते हैं, तो उससे होने वाला शुद्धिकरण प्रभाव वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जिसे आप सार्वजनिक रूप से अनुभव करना चाहें, खासकर तब नहीं जब आप दिशा जैसी लड़की हों। जैसे ही वीर इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या उन्हें अपने शिष्यों को सार्वजनिक रूप से शरीर के शुद्धिकरण से बचाने के लिए जगाना चाहिए, थर्ड स्टार पीक के शीर्ष पर ची अचानक एक बार फिर अराजक और हिंसक हो गई, जिससे कुछ लोग जो ऊर्जा अवशोषित कर रहे थे, उसमें बदलाव महसूस करते ही तुरंत अपनी साधना से जाग गए। दिशा और देवांश के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि दोनों ने अपनी आंखें खोलीं और भ्रमित भाव के साथ अपने चारों ओर देखा। वे वास्तव में समझ नहीं पा रहे थे कि उस प्रचुर प्रचुर शांत ची को क्या हुआ है, जिसे उनके द्वारा बिना किसी प्रयास के अवशोषित और परिष्कृत किया जा सकता था। ऐसा लगता है कि आप दोनों को इस यात्रा से काफी लाभ हुआ है और आप दोनों सफलता प्राप्त करने के करीब हैं। हमें फिर से संप्रदाय वापस जाना चाहिए ताकि आप शांति से आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उन दोनों को अंततः अपने पहले के ध्यान से जागते देख वीर ने उन दोनों को सूचित किया, गुरुजी, पहले क्या हुआ था? सारी ची अचानक शांत हो गई और हम पहले की हिंसक और अराजक ची के किसी भी दोष के बिना आसानी से साधना कर सके। क्या शायद इसलिए कि गुरुजी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे ची शांत हो गई? दिशा अपनी आंखों में उत्सुकता के साथ वीर से उत्तेजित होकर पूछते हुए लगभग उछल पड़ी, पहले थोड़ा शांत हो जाओ। दिशा के उत्साहित रूप पर थोड़ा हंसते हुए वीर ने उसे याद दिलाया, क्योंकि उसकी उत्तेजना फिलहाल उनके लिए थोड़ी अधिक थी। शायद मुझे भविष्य में उसके प्रति अधिक सख्त होना चाहिए, अन्यथा भविष्य में मेरे पास कभी भी शांत और आज्ञाकारी शिष्य नहीं होगा। उसे क्या हुआ है? शुरुआत में वह कितनी शांत और शर्मीली थी, उसके मुकाबले अब उसमें बहुत अधिक ऊर्जा है। जी गुरुजी। अपनी जगह पर रुकते हुए दिशा थोड़ी दोषी दिखी जब उसने अपनी आंख के कोने से देवांश को जमीन पर बैठे हुए अपनी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए और उसे वापस घूरते हुए देवांश को एहसास हुआ कि वह वह पकड़ा गया और अतीत की तरह पीछे नहीं हटा, बल्कि इसके बजाय उसने दिशा की नजरों से नजरें मिलाईं। मैं उस बुजुर्ग से जाकर बात करूंगा जो अभी अभी नासेंट सोल रेल्म में पहुंचे हैं। जब तक मैं नहीं हूं, तुम दोनों आपस में इस बारे में बात कर सकते हो कि तुम्हें पहले के अनुभव से क्या सीखने को मिला। अपने दोनों शिष्यों को एक दूसरे की ओर अलग अलग तरह के भाव देते हुए देखकर और इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि वह देख सकता है कि वे दोनों क्या कर रहे हैं, वीर ने बस उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर बात करने का फैसला किया जिसने अभी अभी नासेंट सोल रेल्म में प्रवेश किया था। युवाओं के रास्ते में आने वाला वह कौन था? यह सोचते हुए वीर उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर बढ़ गया जो अभी अभी नासेंट सोल रेल्म में पहुंचा था। अपनी उम्र के हिसाब से वह इस बात को महसूस नहीं कर पाया कि उसकी सोच का तरीका थोड़ा गलत था। दिशा और देवांश को एहसास हुआ कि उनके गुरु ने देख लिया है कि उन्होंने क्या किया था, और वे थोड़े शर्मिंदा होकर जल्दी से सहमत हो गए, क्योंकि वे धीरे धीरे सोच रहे थे कि उनके गुरु ने उनके पहले के व्यवहार को कैसे देखा होगा। आह! उस पल दिशा और देवांश दोनों ने घबराहट महसूस की। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उनके गुरु यह सोचने लगे
कि उन दोनों की एक दूसरे में उस तरह की दिलचस्पी है, तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या होगा अगर उनके गुरु उनकी मदद करने की कोशिश करने लगे? नासेंट सोल रिल्म में अभी अभी पहुंचे बुजुर्ग व्यक्ति की ओर बढ़ते हुए वीर ने सोचा कि क्या उसने उसे थर्ड स्टार पीक के अलावा कहीं और देखा था। लेकिन इसकी संभावना कम थी, क्योंकि फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट ज्यादातर केवल उन लोगों का रिकॉर्ड रखता था जो पहले से ही नासेंट सोल रेल्म में थे, उन लोगों का नहीं जो कोर फॉर्मेशन रेल्म में थे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक थी। फिर भी वीर ने अंदाजा लगाया कि वह बुजुर्ग व्यक्ति संभवतः किसी कमजोर संप्रदाय से था, या किसी साधारण पारिवारिक कबीले से जो एक या दो शहरों पर शासन करता हो। उसके किसी बड्ढे संप्रदाय का हिस्सा होने और सफलता का अवसर खोजने के लिए थर्ड स्टार पीक पर आने की संभावना अपेक्षाकृत कम थी, क्योंकि अन्य संप्रदायों के पास अपने कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञों के नासेंट सोल रेल्म तक पहुंचने की संभावनाओं को बढ़ाने के अपने तरीके थे। नमस्ते, मैं कल अपना परिचय ठीक से नहीं दे पाया था, लेकिन मैं वीर हूं, फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का एक कोर एल्डर। यह देखते हुए कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने पिछले सिल्वर क्लाउड ट्रिब्यूलेशन से किसी तरह उभरने में कामयाब रहा था, वीर ने अवसर का लाभ उठाया और अपना परिचय देने के लिए आगे बढ़ गया। वर्तमान समय में वीर के लिए सबसे अच्छी स्थिति यह थी कि वह बुजुर्ग व्यक्ति बिना किसी संप्रदाय या परिवार का साधक हो। उस स्थिति में वीर के पास उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में भर्ती करने का अवसर होगा, ठीक उसी तरह जैसे सेवन फेट्स सेक्ट ने अतीत में किया था। कोर एल्डर, एल्डर वीर, पहले की किसी भी बेअदबी के लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के सदस्य होंगे। मैंने उम्मीद की थी कि फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के तीसरे कोर एल्डर आपसे थोड़े बड्ढे दिखेंगे। मेरा नाम चितरंजन है, बस एक साधारण भटकता हुआ साधक हूं। यह जानकर कि वीर फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का एक कोर एल्डर था, हैरान कर देने वाला भाव दिखाने और कल के अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने के बाद चितरंजन अपना परिचय देते हुए जल्द ही शांत हो गया। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा औपचारिकताओं में विश्वास नहीं रखता। वैसे मैंने ध्यान दिया कि आपने कहा कि आप एक भटकते हुए साधक हैं। क्या आप किसी तरह फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में आने में रुचि रखते हैं? सेवन फेट्स और रेजिंग फ्लेम सेक्ट की तुलना में हम अपने सदस्यों को कहीं ज्यादा आजादी देते हैं। पहले की बातों की ज्यादा परवाह न करने का इशारा करते हुए, अपना हाथ हिलाते हुए वीर ने फैसला किया। वीर ने बिना किसी लंबी और निरर्थक चर्चा या उस तरह की किसी भी बात के चितरंजन को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। उसने पहले जो कुछ भी देखा था, उसके आधार पर कम से कम यह चितरंजन अच्छे चरित्र का व्यक्ति लग रहा था, और युवा पीढ़ी की देखभाल करने में उसकी रुचि प्रतीत हो रही थी। शायद कोर एल्डर के रूप में स्थापित होने के बाद वह फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में कुछ शिष्यों को ले पाएगा। दूसरी ओर वीर द्वारा दिए गए निमंत्रण को सुनकर चितरंजन थोड़ा हैरान था। जब वह अपने कुछ दोस्तों के साथ सफलता प्राप्त करने के प्रयास में थर्ड स्टार पीक पर आया था, तो उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह सफल होगा और उसे हेवनली स्काई किंगडम के 4 बड़े संप्रदायों में से एक में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। चितरंजन ने अपना अधिकांश जीवन एक भटकते हुए साधक के रूप में बिताया था। जब वह युवा था, तब वह एक सुदूर साम्राज्य के एक संप्रदाय में शामिल हुआ था, जो बाद में भंग हो गया। उस समय के बाद से चितरंजन ने जगह जगह घूमते हुए अपना जीवन बिताया और कई तरह की चीजों का अनुभव किया। विश्वासघात, प्रेम, साम्राज्यों के बीच युद्ध और कभी-कभी पूरे साम्राज्यों का पतन। चितरंजन ने इन वर्षों में बहुत कुछ देखा था। उसके हेवनली स्काई किंगडम आने और पिछले 1 साल से वहां रुकने का कारण यह था कि उसने अपने एक दोस्त से शैटर्ड स्टार पीक्स के बारे में अफवाहें सुनी थीं। अपने जीवन के केवल कुछ ही वर्ष शेष होने के कारण चितरंजन ने अपने दोस्तों के साथ थर्ड स्टार पीक पर जाने और अगले स्तर तक पहुंचने का एक अंतिम प्रयास करने का निर्णय लिया था। अपने दोस्तों के छोटे से समूह की ओर पीछे मुड़कर देखते हुए, जो उसकी नेसेंट सोल रेल्म्स में हालिया सफलता पर सच्ची खुशी से उसे देख रहे थे,
चितरंजन ने अपने सीने में एक हल्का दर्द महसूस किया, क्योंकि वह जानता था कि उसके दोस्त संभवतः थर्ड स्टार पीक से कभी वापस नहीं उतर पाएंगे। उनके सामने अवसर होने के बावजूद वे एक कदम आगे बढ़ने और अगले स्तर तक पहुंचने में सफल नहीं हुए थे। लेकिन यह समझ में आता था, क्योंकि उसके सभी दोस्त कोर फॉर्मेशन रेल्म के चरम पर थे। यदि नेसेंट सोल रेल्म तक पहुंचना इतना आसान होता, तो वे बहुत पहले ही ऐसा कर चुके होते। क्या मुझे इसके बारे में पहले सोचने के लिए थोड़ा समय मिल सकता है? यह जाने बिना कि क्या उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त किए बिना उसमें शामिल होना चाहिए। चितरंजन ने निर्णय लेने से पहले अपने दोस्तों से बात करने का फैसला किया कि क्या वे इस संप्रदाय के बारे में कुछ जानते हैं। वह अब तक यात्रा करते करते थक चुका था और बसने तथा शांति से साधना करने के लिए एक जगह ढूंढना चाहता था। चितरंजन को उम्मीद थी कि फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट उसे ऐसा करने की अनुमति दे सकता है, क्योंकि वीर और उसके दो शिष्य अन्य संप्रदायों के शिष्यों या उन अभिजात्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक सनओसिक मिलनसार थे, जिनसे वह अतीत में मिला था। निश्चित रूप से मुझे संप्रदाय छोड़े हुए काफी समय हो गया है। ओह, संप्रदाय प्रमुख ने मुझे अपने एक मित्र का स्वागत करने के लिए कहा था। जब आप किसी निर्णय पर पहुंच जाएं, तो आप बस फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट आ सकते हैं। जितना चाहें उतना समय लें, कोई जल्दी नहीं है। अब भी के लिए विदा, मुझे वापस जल्दी पहुंचना है। अपने कम्युनिकेशन टेलिस्मान के माध्यम से एक इनर एल्डर से संकट का संदेश प्राप्त करते हुए वीर को याद आया कि संप्रदाय प्रमुख ने एकांत साधना में जाने से पहले अपने एक मित्र को बुलाया था, ताकि उनकी अनुपस्थिति में संप्रदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जल्दी से विदा लेते हुए वह अपने दोनों शिष्यों के पास प्रकट हुआ और उन्हें पकड़कर अपनी पूरी गति के साथ फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की ओर चल पड़ा। जब तक वीर थर्ड स्टार पीक से ओझल हुआ, चितरंजन केवल भ्रम की स्थिति में अपने चारों ओर देख सका। दिशा और देवांश को पता नहीं चला कि क्या हुआ, क्योंकि जल्द ही उन्होंने थर्ड स्टार पीक को दूर ओझल होते देखा। जल्द ही वे शैटर्ड स्टार पीक्स के बाहर थे और नीचे का दृश्य पलक झपकते ही पीछे छूट रहा था। जिन राक्षसी जानवरों पर वे सवार होकर वहां आए थे, उन्हें पीछे छोड़ दिया गया, क्योंकि वीर अपने दोनों शिष्यों को फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की ओर ले जा रहे थे। एक आंतरिक एल्डर से उसे जो संदेश मिला था वह काफी चिंताजनक था, क्योंकि वीर उस आंतरिक एल्डर के डर और आतंक को लगभग महसूस कर सकता था। यह भी ज्ञात होना चाहिए कि केवल कुछ ही आंतरिक एल्डरों के पास उससे संपर्क करने का तरीका था, और उनमें से प्रत्येक कोर फॉर्मेशन रियल के शिखर पर थे, जिनके भविष्य में नासेंट सोल रियल तक पहुंचने की उच्च संभावना थी। वाइस सेक्ट मास्टर की उपस्थिति के बावजूद उनका उससे संपर्क करना, वीर कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि क्या हुआ होगा। क्या शायद रेजिंग फ्लेम सेक्ट ने उन पर हमला कर दिया था? फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के आंतरिक एल्डरों में से एक द्वारा वीर को मदद के लिए संदेश भेजने का निर्णय लेने से कुछ घंटे पहले की बात है। फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में सब कुछ तुलनात्मक रूप से शांत था, और एक विशेष आंतरिक एल्डर के वाइस सेक्ट मास्टर पवेलियन से बुरी तरह पिटकर लौटने के अलावा कुछ खास नहीं हुआ था, जो अपने अधिकांश साथी एल्डरों के लिए पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा था। वाइस सेक्ट मास्टर का पवेलियन अभी भी प्रतिबंधित था, और शिष्य अपने पहले के कामों में वापस लग गए थे। कभी कभी वे वाइस सेक्ट मास्टर के पवेलियन की दिशा में देखते और सोचते कि वहां क्या हो रहा है। तो तुम कब जाने वाली हो? उस पवेलियन के भीतर, जिससे फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य और एल्डर किसी महामारी की तरह बचते थे, रुद्रदेव की आक्रामक आवाज गूंजती हुई सुनी जा सकती थी। उसके ओरा के भड़कने और पवेलियन के एक हिस्से को पहले से भी अधिक नष्ट करने से कोई भी कल्पना कर सकता था कि वह उस समय कितना क्रोधित था। हा हा, नन्हे रुद्रदेव में इस उम्र में भी निश्चित रूप से बहुत ऊर्जा है। मुझे यहां आने और मदद करने के लिए कहा गया था, क्योंकि महावीर प्रताप एकांत साधना में है। शायद तुम नहीं चाहते कि मैं यहां रुकूं। पवेलियन के दूसरे हिस्से से एक हंसी सुनाई दी, क्योंकि उस आवाज का चिढ़ाने वाला लहजा विशेष रूप से उत्तेजक था।
तुम। रुद्रदेव का ओरा एक बार फिर भड़क उठा। इस बार पिछली बार की तुलना में अधिक हिंसक था, जिससे वह हिस्सा सीधे ढह गया जहां रुद्रदेव और दूसरी महिला मौजूद थे। पवेलियन के इतने बड़े हिस्से के ढहने के कारण अंततः फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के रक्षात्मक फॉर्मेशन ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसने गड़बड़ी के कारण को दबाने के लिए स्वचालित रूप से कार्रवाई की। क्या? बिना यह समझे कि क्या हुआ, रुद्रदेव को सीधे उस विशाल तलवार व्यूह द्वारा दबा दिया गया जो फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के ऊपर प्रकट हुआ था। यह केवल एक पल के लिए रहा, क्योंकि रुद्रदेव के पास फॉर्मेशन के नियंत्रण तक पहुंच थी और उसने जल्दी से विशाल तलवार व्यूह द्वारा लाए गए दमन को हटा दिया। लेकिन इस समय तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके सामने खड़ी युवती की स्पष्ट हंसी सुनी जा सकती थी। हा हा, मुसीबत खड़ी करने के लिए अपने ही सेक्ट के रक्षात्मक फॉर्मेशन द्वारा दबा दिया जाना। हा हा, शायद मुझे महावीर प्रताप से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने यह विशेषता खुद बनाई है। हा हा, तुम। शर्मिंदगी या गुस्से से कांपते हुए रुद्रदेव को लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ है और उसने अपने सामने खड़ी युवती पर हमला कर दिया। सर्र ची ऊर्जा से प्रकट हुई एक बड़ी तलवार सीधे उड़कर उस स्थान पर जा गिरी जहां वह युवती खड़ी होकर उसकी दुर्दशा पर हंस रही थी। धड़ाम! एक बड़े धमाके के साथ विशाल तलवार नीचे गिरी और तलवार की चीख एक प्रचंड बौछार के रूप में फट गई, क्योंकि मंडप पूरी तरह से ढह गया। फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की रक्षात्मक संरचना इस बार सक्रिय नहीं हुई, क्योंकि रुद्रदेव ने इसे काम करने से रोक दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि वह एक बार फिर इसके द्वारा दब जाए। अरा! क्या आप शायद नाराज हैं? उस युवती की चिढ़ाने वाली आवाज तलवार की की बौछार से बाहर निकलते हुए सुनी जा सकती थी। वह जरा भी घायल नहीं थी, क्योंकि उसकी शुद्ध सफेद पोशाक से हल्की हरी चमक निकल रही थी। श्रेया! श्रेया नाम की उस युवती के प्रश्न का उत्तर न देते हुए रुद्रदेव ने एक बार फिर अपने दांतियन के भीतर ची को इकट्ठा किया और नाजुक दिखने वाली श्रेया की दिशा में एक और घातक तलवार हमला किया। तुम वास्तव में कभी नहीं सीखती, हमेशा की तरह आक्रामक। आने वाले तलवार हमले को देखते हुए, आह भरते हुए श्रेया ने अपना दाहिना हाथ लहराया, जिससे उसके सामने एक विशाल कमल का फूल प्रकट हो गया। ढढम! रुद्रदेव द्वारा किया गया तलवार हमला उस विशाल कमल के फूल पर लगा, जिससे वह थोड़ा हिल गया, लेकिन जल्द ही वह स्थिर हो गया, क्योंकि रुद्रदेव का तलवार हमला बिना किसी कठिनाई के रोक दिया गया था। रुद्रदेव ने यह देखा और उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने अपना हमला जारी रखा, लेकिन बार-बार वह कमल के फूल द्वारा रोक दिया गया। ढढाम, ढढाम, ढढाम। पहले रक्षात्मक संरचना सक्रिय हुई थी और अब विस्फोटों की एक निरंतर आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि अनगिनत विशाल तलवारें प्रकट हुईं और उपसंप्रदाय प्रमुख के मंडप के ऊपर हवा में तैरते हुए एक विशाल और स्थिर दिखने वाले कमल के फूल पर बरस पड़ीं। चाहे विशाल तलवारों ने उसे भेदने की कितनी भी कोशिश क्यों न की हो, वे कभी सफल नहीं हो सकीं, क्योंकि कमल का फूल अपनी जगह पर स्थिर रहा। यह क्या हो रहा है? क्या संप्रदाय प्रमुख की अतिथि और उप संप्रदाय प्रमुख ने शायद लड़ना शुरू कर दिया है? एक घबराए हुए आंतरिक एल्डर ने उप संप्रदाय प्रमुख के मंडप की ओर ऊपर देखा, क्योंकि वह बेहद चिंतित महसूस कर रहे थे। हाल ही में उन्हें जो पता चला था, उसके अनुसार उनके संप्रदाय प्रमुख इस समय एकांत साधना में थे और भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों भाई सीमा के लिए निकल गए थे। इस वजह से संप्रदाय प्रमुख ने स्पष्ट रूप से अपने एक मित्र को यह सुनिश्चित करने के लिए बुलाया था कि रेजिंग फ्लेम सेक्ट स्थिति का लाभ उठाकर उन पर हमला न कर दे। लेकिन समस्या यह थी कि संप्रदाय प्रमुख की मित्र स्पष्ट रूप से एक महिला थी, और एक ऐसी महिला जिससे उनका काफी पुराना परिचय था। रुद्रदेव भी उससे परिचित लग रही थीं, और वह उसके प्रति थोड़ी शत्रुतापूर्ण थीं। क्या हमें एल्डर वीर को बुलाना चाहिए? केवल वही इसे रोक सकते हैं। एक अन्य आंतरिक एल्डर किनारे से छल कर आए और घबराए हुए स्वर में पूछा।
लेकिन क्या हमारे पास उनसे संपर्क करने की क्षमता भी है? मैंने प्रवेश द्वार पर आंतरिक एल्डर्स में से एक से सुना था कि वह कल अपने शिष्यों के साथ शैटर्ड स्टार पीक्स देखने के लिए बाहर गए थे। एक तीसरा एल्डर भी आ गया और बातचीत में शामिल हो गया, क्योंकि वे तीनों इस वर्तमान स्थिति से निपटने में खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। सभी शिष्य घबरा रहे हैं और आज के सभी पाठ बाधित हो गए हैं। आखिर यह क्या हो रहा है? एक वीरतापूर्ण आवाज सुनी जा सकती थी जब एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग व्यक्ति उन तीन असहाय एल्डर्स के पास चलकर आया। वृद्ध श्रीकांत! तीनों आंतरिक एल्डर्स खुशी से चिल्ला उठे और उन्होंने उत्साहपूर्वक उन्हें पुकारा। मैं समझ गया। मैं तुरंत एल्डर वीर से संपर्क करूंगा और देखूंगा कि क्या वह उपसंप्रदाय प्रमुख रुद्रदेव को शांत कर सकते हैं। तीनों आंतरिक एल्डर्स के स्पष्टीकरण सुनने के बाद वृद्ध श्रीकांत ने अपना संचार ताबीज निकाला और वीर को एक संदेश भेजा। उम्मीद है वह उप संप्रदाय प्रमुख के रुद्रदेव अंततः अपने स्वयं के मंडप से कहीं अधिक नष्ट कर देती है। वर्तमान युद्ध की दिशा में देखते हुए वृद्ध श्रीकांत ने थोड़ा असहाय महसूस किया। यदि केवल भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह या वीर उप संप्रदाय प्रमुख की भूमिका निभाना चाहते, दुख की बात है कि उनमें से कोई भी इसे नहीं चाहता था और रुद्रदेव को यह पद मिल गया। हालांकि यह केवल इसीलिए था ताकि वह संप्रदाय प्रमुख के साथ अधिक समय बिता सके। आज तक उप संप्रदाय प्रमुख की भूमिका को रिक्त माना जा सकता है, क्योंकि कोई भी वह कार्य नहीं करना चाहता था जिसकी इस भूमिका को आवश्यकता थी। संप्रदाय प्रमुख को छोड़कर फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में सभी नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ काम से संबंधित कुछ भी करने के लिए इतने अनिच्छुक क्यों थे? इसके बारे में सोचते हुए शायद संप्रदाय प्रमुख ही असामान्य थे। संभवतः सबसे तेज गति से फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की ओर वापस उड़ते हुए वीर ने अपने दोनों शिष्यों को साथ लिया और आंतरिक एल्डर वृद्ध श्रीकांत द्वारा पहले भेजे गए संदेश को पुरहा। संदेश में उन्होंने वर्णन किया था कि संप्रदाय प्रमुख के मित्र और उप संप्रदाय प्रमुख ने उप संप्रदाय प्रमुख पर्वत शिखर के ऊपर लड़ना शुरू कर दिया था। इस लड़ाई ने स्पष्ट रूप से फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के अधिकांश शिष्यों को घबराहट में इधर-उधर भागने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है और वे साधना या किसी अन्य चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, जिसमें पास में हो रही एक विशाल लड़ाई के कारण एकाग्रता की आवश्यकता थी। संदेश से वीर यह भी समझने में सफल रहे कि उप संप्रदाय प्रमुख ने ही इसकी शुरुआत की थी और संप्रदाय प्रमुख के मित्र ने इस दौरान केवल बचाव किया। उन्होंने किसी भी समय उप संप्रदाय प्रमुख रुद्रदेव पर हमला नहीं किया। उह, मुझे आश्चर्य है कि रुद्रदेव ने कितना नुकसान पहुंचाया होगा। उम्मीद है कि उन्होंने केवल अपना मंडप ही नष्ट किया होगा, जैसा कि वृद्ध श्रीकांत ने कहा था। एक नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा किए जा सकने वाले नुकसान के बारे में सोचते हुए वीर को चिंता हुई कि रुद्रदेव उप संप्रदाय प्रमुख के मंडप के पास स्थित संप्रदाय के कुछ आवासों और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है। भविष्य में मरम्मत की लागत निश्चित रूप से संप्रदाय के लिए सस्ती नहीं होगी। जब तक वीर फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के आसपास पहुंचे, वे फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के केंद्र क्षेत्र में एक विशाल कमल के फूल के साथ लगातार टकराती विशाल तलवारों को देख सकते थे। इस समय तक फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के अधिकांश लोग उस क्षेत्र को पहले ही खाली कर चुके थे जहां रुद्रदेव लड़ रही थी और किनारे से तमाशा देख रहे थे। फ्लाइंग स्वॉर्ड नगर भी सामान्य से थोड़ा अधिक लोकप्रिय हो गया था, क्योंकि पास के कई घुमंतु साधक दो नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई देखने आए थे। संप्रदाय के अन्य पक्षों से लड़ाई देखने के बजाय संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर स्थित फ्लाइंग स्वॉर्ड नगर में उनके एकत्र होने का कारण यह था कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की ओर जाने वाले अन्य क्षेत्र साल भर घने कोहरे से घिरे रहते थे। उनके लिए मरने की चिंता किए बिना नवजात आत्मा क्षेत्र की लड़ाई देखने में सक्षम होना एक बहुत ही दुर्लभ और बड़ा अवसर था।
शायद वे लड़ाई देखने से कुछ समझने में सक्षम होंगे और एक बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। इसीलिए लड़ाई को यथासंभव करीब से देखने के लिए फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के प्रवेश द्वार के सामने इकट्ठा होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रही। कुछ तो पास की इमारतों की छतों पर भी चढ़ गए, ताकि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के केंद्र क्षेत्र में हो रही लड़ाई का बेहतर दृश्य मिल सके। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के प्रवेश द्वार के आसपास जमा हुई भीड़ की नजरों में आए बिना प्रवेश द्वार से थोड़ी दूर एक क्षेत्र में उतरते हुए तुम दोनों बाकी शिष्यों के साथ वहां इंतजार कर सकते हो, जबकि मैं उप संप्रदाय प्रमुख से निपटने जाता हूं। वीर ने फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह की ओर इशारा किया, जो प्रवेश द्वार के पास एक पर्वत शिखर पर लड़ाई देखने के लिए एकत्र हुए थे। और फिर वह तेजी से फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के अंदर उप संप्रदाय प्रमुख के पर्वत शिखर की ओर चल दिया। दिशा और देवांश अचानक खुद को फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर पाकर थोड़े भ्रमित हुए, लेकिन जल्द ही संभल गए और उस पर्वत शिखर की ओर चल दिए जहां शिष्यों का एक बड़ा समूह एकत्र हुआ था। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के अन्य शिष्यों से पूछने के बाद दिशा और देवांश को जल्दी ही पता चल गया कि क्या हुआ था, और फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के मध्य क्षेत्र में लड़ने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि उप संप्रदाय प्रमुख रुद्रदेव और संप्रदाय प्रमुख के अतिथि थे। उप संप्रदाय प्रमुख के पर्वत शिखर के नीचे वीर वहां व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे वृद्ध के सामने पहुंचा। 80 के दशक के उत्तरार्ध के उस वृद्ध को, जिनकी दाढ़ी अत्यंत शानदार थी और जो वहां उसके आने का इंतजार कर रहे थे, देखकर वीर थोड़ा मुस्कुराया। यह वृद्ध व्यक्ति फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के कई एल्डर के लिए आदर्श थे, और यहां तक कि कई शिष्य भविष्य में उनके जैसा बनने की इच्छा रखते थे, अन्य मुख्य एल्डर या संप्रदाय प्रमुख से भी अधिक। इसका कारण सरल था, क्योंकि वृद्ध श्रीकांत के नाम से जाने जाने वाले यह एल्डर बिना गुरु वाले बाहरी और आंतरिक शिष्यों के प्रभारी थे, जिन्हें संप्रदाय में विभिन्न साधना मंत्र और तलवार तकनीकें सिखाई जाती थीं। उन्होंने संप्रदाय के आंतरिक और बाहरी दोनों शिष्यों को सुधार करने में मदद की। सिर्फ बाहरी और आंतरिक शिष्यों को उनकी साधना सुधारने में मदद करने के अलावा उन्होंने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों को आयोजित करने में भी मदद की, जहां आंतरिक और बाहरी शिष्य एक दूसरे को जान सकते थे और बेहतर बन सकते थे। उनके द्वारा आयोजित सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक नवागंतुक प्रतियोगिता थी, जिससे दिशा अतीत में गुजरी थी। नवागंतुक प्रतियोगिता जैसे आयोजनों में संप्रदाय के नए शिष्यों को अपनी प्रतिभा दिखाने और युद्ध का कुछ अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता था। इसके साथ ही वे एक दूसरे के खिलाफ लड़कर संप्रदाय के अन्य नए शिष्यों से अधिक परिचित हो सकते थे। संप्रदाय के पुराने शिष्य अक्सर नवागंतुक प्रतियोगिता देखने आते थे, ताकि वे संप्रदाय में प्रवेश करने वाले नए चेहरों को देख सकें और साथ ही एक दूसरे के साथ अधिक परिचित होने और रास्ते में कुछ दोस्त बनाने में भी सफल होते थे। कुल मिलाकर नवागंतुक प्रतियोगिता उन कई सफल आयोजनों में से एक थी, जिसे वृद्ध श्रीकांत वर्षों से आयोजित करने में सफल रहे थे। संप्रदाय में कई लोगों का यह भी मानना था कि यदि वृद्ध श्रीकांत भविष्य में नैसेंट सोल क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, तो वे रुद्रदेव के स्थान पर उप संप्रदाय प्रमुख की भूमिका संभाल लेंगे। एल्डर वीर! वीर को अपने सामने प्रकट होते देख वृद्ध श्रीकांत ने राहत की सांस ली और उन्हें पुकारा। वृद्ध श्रीकांत, हमें एक दूसरे से मिले हुए काफी समय हो गया है। अफसोस की मुलाकात के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। वृद्ध श्रीकांत के उम्रदराज चेहरे पर राहत के भाव देखकर वीर को लगा कि यह दुख की बात है कि वह वृद्ध श्रीकांत से और अधिक बात नहीं कर सका। वृद्ध श्रीकांत के साथ पिछली बातचीत से वीर को पता था कि जब समय बिताने की बात आती है, तो उन दोनों में काफी समानताएं थीं। दोनों ही शिष्यों को प्रशिक्षित करते थे या सुधार के लिए साधना करते थे। शायद उसे कुछ नया करने के लिए कुछ खाली समय निकालना चाहिए, जैसे पंथ के अन्य बुजुर्गों के साथ समय बिताना या शायद कोई पेशा सीखने की कोशिश करना। यदि बात वहां तक पहुंचती
तो वह उस पुस्तकालय को भी खोज सकते थे जहां फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के अभिलेख रखे गए थे, और इस दुनिया और हेवनली स्काई किंगडम के क्षेत्र के बाहर क्या था, इसके बारे में और जानने के लिए देख सकते थे। एल्डरवीर, उपपंथ प्रमुख रुद्रदेव इस समय नियंत्रण से बाहर हैं। इस गति से वह फिर से शांत होने से पहले पंथ के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर देंगी। इस सब में एकमात्र सकारात्मक बात यह है कि पंथ प्रमुख की मित्र इसे हमारे विरुद्ध नहीं मान रही हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो उनकी शक्ति के अंतर को देखते हुए रुद्रदेव को अब तक पीटा जा चुका होता। यहां तक बात करते हुए वृद्ध श्रीकांत के चेहरे पर लाचारी का भाव आ गया जब भी उन्होंने रुद्रदेव का उल्लेख किया। मैं समझता हूं वृद्ध श्रीकांत, मैं ऊपर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं स्थिति और बिगड़ने से पहले उन दोनों के बीच मामला सुलझाने में मदद कर सकता हूं। धन्यवाद। एल्डरवीर, मैं उप पंथ प्रमुख रुद्रदेव से निपटने का काम आप पर छोड़ता हूं। इस बीच मैं जाकर इस तबाही को साफ करने के लिए सेवक आवाज तैयार करूंगा। इसके साथ ही वृद्ध श्रीकांत जल्द ही दूर ओझल हो गए, क्योंकि वीर उपपंथ प्रमुख की पर्वत चोटी के तल पर अकेले रह गए थे। ऊपर से गूंजने वाले लगातार धमाकों की आवाज ही एकमात्र चीज थी जो वीर के साथ थी जब वह पहाड़ पर चढ़ रहे थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह पर्याप्त है रुद्रदेव? तुमने पहले ही अपना मंडप नष्ट कर दिया है, और यदि तुम इसी तरह जारी रहीं तो तुम पास के कुछ घरों तक नुकसान पहुंचा दोगी। श्रेया अभी भी उतनी ही शांत दिख रही थी जितनी वह पहले थी, क्योंकि उसने शांति से उन सभी हमलों को रोक दिया जो रुद्रदेव ने उस पर किए थे। हुम्फ! रुद्रदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया और इसके बजाय श्रेया की ओर एक और हमला किया, लेकिन इस बार वह अपनी तलवार की ऊर्जा से बने तलवार के हमले करने के लिए एक ही स्थान पर नहीं खड़ी रहीं। इसके बजाय उन्होंने अंततः अपने बाग्य से जुड़ी एक छोटी डोरी से लटकी म्यान से तलवार निकाली और श्रेया की ओर दौड़ी और अपनी पूरी ताकत के साथ वार किया, जिससे तलवार के प्रहार के नीचे पूरी पर्वत चोटी कांप उठी। तलवार का प्रहार पूरी पर्वत चोटी को घेरता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे श्रेया के पास आने वाले हमले से बचने के लिए कोई जगह नहीं बची। हाँ, तुम वास्तव में कभी नहीं सीखती, है ना? अभी भी पहले की तरह ही आक्रामक। यह पहले ही काफी लंबा खींच चुका है, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। आने वाले तलवार के प्रहार से विचलित हुए बिना श्रेया ने अपना हाथ अपने बागे की आस्तीन में डाला और एक छोटा ताबीज निकाला, जिसे उसने उस दिशा में फेंका जहां से रुद्रदेव उसकी ओर बढ़ रही थीं। जैसे ही श्रेया ने वह छोटा ताबीज फेंका, विशाल कमल का फूल गायब हो गया, जिससे रुद्रदेव को करीब आने का मौका मिला। लेकिन इसी क्षण रुद्रदेव के हाथ की तलवार श्रेया द्वारा फेंके गए छोटे ताबीज से टकरा गई। बज्जट! क्या? इससे पहले कि रुद्रदेव समय रहते प्रतिक्रिया दे पाती, वह छोटा ताबीज बिजली के समुद्र में फूट पड़ा। जब तक रुद्रदेव अपना बचाव करना चाहती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बिजली के समुद्र ने उनके तलवार के प्रहार को आसानी से तोड़ दिया और उन्हें रत्ती भर भी विरोध करने का मौका दिए बिना सीधे उनके शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही बिजली उनके शरीर में दौड़ी, रुद्रदेव ने महसूस किया कि उनकी साधना सील की जा रही है, और वह इसे होने से रोकने में असमर्थ थीं। वह केवल नफरत भरी नजरों से श्रेया की दिशा में देख सकती थी, क्योंकि उनकी साधना सील हो गई थी। अब तुम और कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाओगी। शायद तुम इस तरह शांत हो सकोगी। रुद्र की ओर चलते हुए श्रेया ने उस बिजली के समुद्र को वापस खींच लिया जिसने रुद्रदेव के शरीर पर हमला किया था। जैसे ही बिजली रुद्रदेव के शरीर से बाहर निकली, वह उसी छोटे ताबीज के रूप में श्रेया के हाथ में लौट आई, जिसे उसने जल्दी से अपनी पोशाक की आस्तीन में वापस रख लिया। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूं। हालांकि ऐसा लगता है कि आपने पहले ही रुद्रदेव को और अधिक तबाही मचाने से रोक दिया है। जैसे ही रुद्रदेव श्रेया को जवाब में कुछ कहने वाले थे, वीर आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि रुद्रदेव मुंह फुलाकर जमीन पर बैठे हैं और उनके साथ लगभग 30 साल की एक लंबी और परिपक्व दिखने वाली महिला खड़ी है, जो अपनी छोटी बहन को डांटने वाली एक बड़ी बहन जैसी लग रही थी। एल्डर वीर,
आपको मेरी मदद करनी होगी। इस इंसान ने मेरी साधना को रोक दिया है और क्या तुम सच में इसे आगे बढ़ाना चाहती हो? रुद्रदेव! जैसे ही रुद्रदेव मदद मांगने वाले थे, श्रेया ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और वीर का अभिवादन करने के लिए उनकी ओर बढ़ी। आप जरूर एल्डर वीर होंगे। महावीर प्रताप ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। ये मेरा सौभाग्य है। मुझे आपको किस नाम से संबोधित करना चाहिए, कुमारी? हाँ, हाँ, मुझे कुमारी कहने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम श्रेया है, लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे श्रेया दीदी कह सकते हैं। अपनी चमकती मुस्कान के साथ श्रेया ने वीर को थोड़ा छेड़ने का फैसला किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वीर का ध्यान उस समय पूरी तरह से किसी और चीज पर केंद्रित था। यह श्रेया वह नवजात आत्मा क्षेत्र के 9वें चरण पर है। संप्रदाय प्रमुख को इतनी शक्तिशाली मित्र कहां से मिली? जहां तक उन्हें पता था, श्रेया स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय से थीं। इसके अलावा वीर उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के बारे में उन्हें जो जानकारी थी, उसके अनुसार उनके पास वर्तमान में नवजात आत्मा क्षेत्र का कोई 9वां चरण विशेषज्ञ नहीं था। हालांकि स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय को हेवनली स्काई साम्राज्य का दूसरा सबसे शक्तिशाली संप्रदाय माना जा सकता था, फिर भी वे सेवन फेट्स संप्रदाय से कमजोर थे, जिनके बारे में अफवाह। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं, ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर सकें।